अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज का प्रोग्राम शुरू करते ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल। कि आज के प्रोग्राम में किसी भी वक्त कोई नाजुक मोड़ आ सकता है और वो नाजुक मोड़ एक शदीद किस्म की आवाज़ की सूरत में होगा और वो आवाज़ होगी मेरी छींक की, क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है। कल रात को भी एक जिस्म में दर्द और बुखार की कैफियत थी, गोलियां खाकर मैं सोया हूँ और फ्लू की वजह से कभी कौन सी गोलियां? गोलियां मतलब वो वाली गोलियां नहीं। अच्छा। नहीं खुद ही खाई ना, किसी और ने तो आपको गोलियां नहीं दी? नहीं, वो मुझे गोलियां देने वाले तो हैं, उनको मैं पहचानता हूँ, इसलिए मैं उनसे गोलियां लेता ही नहीं। गोलियां देने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। मैं पहचानता हूँ उनको, मैं पहचानता हूँ जो मुझे गोलियां देते हैं। अच्छा। तो उनके साथ ही अक्सर मेरे गुफ्तगू मकालमे होते रहते हैं। वो मेरे आस्तीनों के सांप। ठीक है। यानी कि वो तो कभी भी छींक आ सकती है। वो नाजुक मोड़ छोड़ दें। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो तो हमेशा गुजरता है। ये कौन सी आपने नई बात की है? नई बात की प्रोग्राम में लाइव एंकर ने छींक मार दी जबरदस्त, ये नाजुक है। पाकिस्तान का नाजुक मोड़ तो हमेशा से है, लेकिन देखें हमें तो पता नहीं उस नाजुक मोड़ को कभी एंड करने की फिक्र हुई या नहीं हुई। अब गैरों को, परायों को जो है उस नाजुक मोड़ में इस वक्त जो चल रहा है बड़ा इंटरेस्ट है। और हुआ ये है कि पाकिस्तान खैर 76 बरस से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, राइट, एग्जैक्टली। लेकिन उसके हवाले से कभी सिलेबस या कोई खास केस स्टडीज ऐसी जो हैं वो इस लफ्ज के साथ पेश नहीं की गई कहीं। अब सिलेबस तो हमने ऐसे बनाया है कि जिसमें हमने बहुत कुछ लिखा है और क्या क्या लिखा है। वाह नहीं, मैं तो अपनी सिर्फ बात नहीं करी, मैं तो औरों की दुनिया की बात करी। हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि नाजुक मोड़ हमारे साथ क्या कुछ हुआ है, हमने तो देखा ही नहीं है और ना हमें उससे कुछ सीखने का सिलेबसों में से हटा दिए बहुत सारी चीजें। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है महसूस होती कि हम उसको पढ़ के कुछ उसके बारे में सदेबाब करें। अब वो ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक केस स्टडी प्रेजेंट हुई और उसके स्टडी में ये लफ्ज बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान एट 75 व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड। ये नाजुक मोड़ का लफ्ज इस्तेमाल जी व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड। और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जाहिर है इस पे डिस्कशंस हुई होंगी वहां पर। उन्होंने जिसने बनाई, जिसने लिखी, वो सारे जो है इसमें शिरकत कर रहे थे। किसने बनाई? और फिर प्रोग्राम में, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और फिर रवां साल जो है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो स्प्रिंग सेशन था उसमें दाखिला लेने वाले तलबा को अब ये पढ़ाया जाएगा बाकायदा तौर पे। ये फैसला किया गया है कि इस केस स्टडी को वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। ये तो खुशी की बात है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब वो सीखेंगे, फिर वो हमें अपने तरीके से सिखाएंगे। तरीके सीखने वाले अगर हम होते तो हम बहुत सारी चीजें तरीके से कर रहे होते, लेकिन हमारे कोई तरीका ही नहीं है, कोई मामला हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे तौर अतवार ही सही नहीं चल रहे, ऐसा ही है। अभी वो मैं क्लिप देख रहा था ना ड्रामे का, आपने देखा? जी। वो सबा कमर साहिबा, हमारी खूबसूरत अदाकारा, जबरदस्त अदाकारा, उन्होंने क्या कहा, हम नाशुक्रे लोग हैं, हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन हम बस उन सब से ज़या करते हैं। हम उन तमाम चीजों की जो शुक्र है वो अदा नहीं करते और उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर नाजुक मोड़ पे ही होंगे हम। नाजुक मोड़ पे ही रहेंगे, बिल्कुल। और क्या होगा? ऐसा ही नाजुक मोड़ है, लेकिन नाजुक मोड़ से निकलने के लिए जितने ब्रेन्स है ना हमारे, उन सबको बैठना पड़ेगा और उन सबको अपने आप से ये वादा करना पड़ेगा। कल राणा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है। वैसे आखिर ये मुद्दा, राणा जी माफ करना, नहीं, आखिर ये मुद्दा घूम के वैसे उधर आ जाएगा। आप माने या ना माने, ये मुद्दा घूम के उधर आ जाएगा। राणा साहब ने कल इंटरव्यू में एक में कहा, और बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा मजा आया वैसे कल राणा साहब को सुन के। वो कह ये रहे थे कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और दीगर जो बड़े सियासतदान हैं वो सब बैठेंगे तो इस नाजुक मोड़ से हम निकलेंगे। अब वो उनके बैठने का वक्त हुआ चाहता है। ये उन्होंने कल कहा। और 3 नाम तो वाज़े तौर पर सीधे सीधे ले लिए, और बाकी भी उन्होंने कहा कि बाकी भी जो दीगर, मिसाल के तौर पे फजलुर रहमान साहब की तरफ उनका इशारा था कि वो भी आएंगे, जाहिर बैठेंगे। लेकिन असल में मैं भी बैठूं उनके साथ, आपको तो बहुत बैठना बनता है। होना चाहिए और मीडिया भी होना चाहिए। मीडिया भी हमारा जो है ना, वो नाजुक मोड़ पे रहता है। वो तो अक्सर रहता है और करता वो क्या करे, कवरेज ही उसको नाजुक मोड़ की करनी पड़ती है। बोरियत हो गई है। बहुत सारे वो नाजुक मोड़ बना भी देता है, लेकिन ये हम सबको पता है। तो इसीलिए मीडिया को भी बैठना चाहिए, हर इदारे को बैठना चाहिए। बिल्कुल बैठे और अपने आप से अहद करें कि हमें ये मसले को हल करना है। अगर आप अपने आप से अहद नहीं करेंगे तो फिर आप किसी और से किया हुआ अहद तो छोड़ ही देना जी। अगर मैं अपने आप से सच बोलूंगा तो आगे बात बढ़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल नाजुक मोड़ आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान भी आने वाला है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान भी आने वाला है। बिल्कुल। तो आप कौन सा मैच देखेंगे, वेस्ट इंडीज वाला या न्यूजीलैंड वाला? ऑस्ट्रेलिया वाला, लाहौर वाला।
नाजरीन, आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो है वो जिन वजूहात की बिना पर देख रहे हैं, तो मुझे पता है आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आजकल आईपीएल खेल रहे हैं हाँ। इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, वो आप वो देखें, आपको वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सारे वहां पे खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर मैं वही देखूंगी ना, फिर मैं ये नहीं देखूंगी। इतनी दूर दूर से मुल्क से हमारे मुल्क में आ रही है, मैं इनको चीयर करूंगी। नहीं, मैं इनको चीयर करूंगी। हम इनकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, इनकी मेहमान नवाजी करेंगे, इनको हम अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, लेकिन इतने भी नहीं खिलाएंगे कि इनकी भी फिटनेस जो है वो अपसेट हो जाए। और वसीम अकरम की वीडियो आई है, वो जरा दिखाएं भाई। वसीम अकरम साहब हमारे जबरदस्त क्रिकेट टीमों का तो जिक्र हुआ, तो वसीम अकरम साहब ने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है लोगों से। भाई वाह, बताएं भाई, वीडियो सुनाएं, दिखाएं क्या कहते हैं वसीम भाई। ये है जी वसीम अकरम साहब का ब्रेकफास्ट। गुड, लुकिंग गुड, स्मार्ट एज यूजुअल। और क्या जबरदस्त उन्होंने रूटीन बताई अपनी। सबसे पहले वॉक देखें, कितनी वॉक है, 8.5 किलोमीटर बंदा 20 साल पहले खेलता था ये खिलाड़ी। जी ऐसा ही है, ये ऐसा वो खिलाड़ी नहीं है कि जो आज रिटायर हुआ हो या कल रिटायर हुआ और जिसकी वो पेस बनी हुई हो। जी 20 साल पहले ये बंदा रिटायर हो चुका है, और अब क्या करता है ये, सुबह को वो इंसुलिन, चूंकि इनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो इंसुलिन लगाकर और फिर उसके बाद 8.5 किलोमीटर की वॉक इन्होंने की है। और क्या क्या खाया इन्होंने, म्यूजली, ब्लूबेरीज, और क्या डाला है। म्यूजली क्या होती है? म्यूजली बेसिकली फॉर्म ऑफ नया सीरियल है जो आजकल आया है, उसको कुछ लोग ग्रेनोला भी कहते हैं। म्यूजली से कुछ मिलता जुलता है? मैं तो ओट्स खाता हूं। नहीं है, डिफरेंट चीज है, तो डिफरेंट चीज, ओट्स डिफरेंट है, म्यूजली और ग्रेनोला जो है वो डिफरेंट चीज है। लेकिन ये है कि मैं भी ग्रेनोला खाती हूँ वैसे कभी कभार, ज्यादा नहीं, लेकिन मैं दही के साथ ग्रेनोला खाती हूँ। ये अब जो है वो म्यूजली खा रहे हैं, ब्लूबेरीज फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरीज थोड़ी सी चिड़िया का खाना वो जिसको कह रहे थे वो भी है, दही है, हाँ, केले, और फिर फौरन जिम जाके जो है एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी बताया है, बेसिकली ये इन्होंने उन पेशेंट्स के लिए भी अपनी रूटीन जाहिर की है कि जो खुद भी डायबिटिक हैं और वो अक्सर सोचते हैं कि उनका एक चीज से दिल भर जाता है, सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता या ये खाने का दिल नहीं चाहता, तो दिस इज अ राइट कॉम्बिनेशन जो कि वो खुद खा रहे हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप लोग भी खा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जाहिर है चीनी वीनी का उसमें इस्तेमाल ना करें, तो आप नेचुरल चीजें खाएं। अच्छा, एक तो वसीम अकरम साहब का ये शेड्यूल आ गया, दूसरा सईद अनवर साहब की टेंशन सामने आ गई है भाई। सईद अनवर साहब पाकिस्तान के एक और मायनाज बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बैटिंग में उनका कोई सानी नहीं, और अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि देखें भाई, मेरा जाली सोशल मीडिया अकाउंट बना हुआ है, उसके ऊपर कोई भी पोस्ट आ जाती है वो मेरी तरफ से नहीं होती है, लोग उसे समझते हैं कि ये सईद अनवर ने की है, और उसकी वजह से लोगों में बड़ी बदगुमानियां फैल रही हैं। अभी आईपीएल के हवाले से जो बात हो रही थी, आईपीएल के हवाले से उनकी एक ट्वीट आ गई सामने, जाली अकाउंट से, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आईपीएल की विकेटें ऐसी हैं, बेकार हैं, और हम खेलते तो पता नहीं क्या कर देते यहाँ पर। मैंने भी वो ट्वीट देखी थी, मैं भी शायद फॉलो कर रहा हूँ उस अकाउंट को, जब भी देखी होगी तो अभी मैं हटा दूंगा उसको। तो मुझे क्या पता भाई, बहुत अच्छा क्या उन्होंने बता दिया। एतजाज अहसन साहब की ट्वीटें जो आती हैं, ठगाठग ट्वीटें आती हैं, पहले तो कैसे आती है? ठगाठग। अच्छा, ठगाठग पहले उन लोगों को पता नहीं था, फिर लोग अभी भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो तो अब मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि मैं कोई ट्विटर श्विटर का यूजर नहीं हूं। और इसी तरह और भी हमारे काफी हैं ऐसे लोग जो कि नहीं फॉलो कर रहे होते ट्विटर को, लेकिन स्टिल उनकी अकाउंट्स बन जाते हैं, और फिर वो अजीब बात है, ऐसा होता है। बिल्कुल। सईद अनवर साहब ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि जी, जो कि जब से मैं तबलीग से वाबस्ता हूँ तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं इस्तेमाल किया, मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास हालांकि इस्तेमाल करना चाहिए उनको थोड़ा बहुत। मैं मतलब उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन नहीं, आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छी इन्फॉर्मेशन होती तो बहुत ही कम है, लेकिन ये कि आप दे सकते हैं, उसको इस्तेमाल करें, आप उसको डिसेमिनेट करें ना फिर। लेकिन बुनियादी तौर पर अभी जो उन्होंने बात की है वो ये कि भाई मेरा कोई है, तो प्लीज ये सब अनफॉलो करो भाई उस अकाउंट को जो भी चल रहा है, ठीक है? तो ये अनफॉलो कर लूंगा मैं, लेकिन ट्विटर चलाने के लिए पहले वीपीएन चलाना पड़ेगा, फिर ये वो होगा। अब तो खैर वो सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया है कि खोलो भाई, खोलो भाई, खोलो, फौरन खोलो। क्या अचीव कर लिया आपने? वो तो कह रहे हैं वजारत दाखिला ने बंद करवाया, और वजारत दाखिला को उन्होंने कहा कि खुलवाओ अब। लेकिन भाई हो गए, चलो इंतखाबात भी हो गए सारी दुनिया में, रिजल्ट भी जो होने थे हो गए, जैसे होने थे हो गए, बस अब खोल दें, खुदा का वास्ते खोल दें, लेकिन अब तो दोबारा नहीं खोलेंगे। अब तो और ही कहानी है, अब तो वो एहतजाज ऑपोजिशन के शुरू हुए हैं, अब तो बिल्कुल ही नहीं खोलेंगे। कर दो यार, ऐसा इतना भी वो ना करो, क्या गुस्से में ना आओ, क्या? अच्छा बोले क्या, इतना भी वो ना करो, क्या कहते हैं, घुटन की फसा ना बनाओ, सफोकेशन, कि भाई आपको ट्वीट करनी होती, मजा आता है, उसका एक अलग फील है, चस्का है बड़ा, मतलब किसी पे आपने कोई चुटकुला छोड़ा, आपने किसी जगह देखा कोई जलसे में लोग कम है, आपने कहा ये तो आया ही कर दिया किसी को, कोई आपने चस्के छोड़ दिया, ये मजा आता है इसका, आप इंजॉयमेंट ही खत्म कर रहे हैं हमारी। बहरहाल इंजॉयमेंट क्रिकेट की करें फिर। जी
जी। अच्छा, क्रिकेट की वापस आ जाते हैं। क्रिकेट के हवाले से खवातीन अंपायर की बात हो रही है। हाँ। और वो हम चाहेंगे कि नाजरीन वो खबर आपको अवैस दें, क्योंकि अवैस इज ऑल्सो ग्रेट सपोर्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन एम्पायर, और होना है न्यूजीलैंड। और आज खवातीन का मैच है। खवातीन का मैच किस किस का है? पाकिस्तान की खवातीन टीम का और वेस्ट इंडीज की खवातीन क्रिकेट टीम का। ये मैच कहाँ होना है? मैच कराची में होना है। और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की खातून अंपायर पाकिस्तान में पहली मर्तबा फील्ड अंपायर यानी कि जो फील्ड में खड़ा हुआ होता है अंपायर, जो कि आउट का इशारा करता है, चौके छक्के का इशारा करते हैं, वो अंपायर की उंगली जोड़ जाती है, इसी अंपायर की उंगली होती है। तो वो खातून है, उनका नाम है क्लेयर पोलोसॉक। सही है। वो पहली बार पाकिस्तान में किसी भी इंटरनेशनल सीरीज की ऑन फील्ड अंपायर होने के वो फराइज सरंजाम देंगी। और ये जबरदस्त खबर है जी, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। अक्सर औकात जो है वो ये होता है हमारे यहाँ पर कि मर्दों को ही अंपायर बनाया हुआ होता है। अब तो खवातीन अंपायर जो है वो मर्दों के मैचेस में भी आ गई हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज है उसमें उनको लगा दें अंपायर, और एक ज्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज जाएगा और वहां पर वो अंपायरिंग करें भाई, बेहतरीन काम हो जाएगा ये तो बेसिकली ये उनको जो है वो आईसीसी की वो अंपायर है ऑफिशियल, और वो आएंगे पाकिस्तान, तो उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और बिल्कुल जी, पॉजिटिव काम है जी। हाँ, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी खबर है। और इसी के साथ साथ आपको एक और इंटरेस्टिंग और भी ऑन फील्ड अंपायर्स हैं। आईएसपीसीबी के एलीट पैनल का वो हिस्सा है, जिसमें अब्दुल मुकीद साहब है, इमरान जावेद है, नासिर हुसैन है। तो ये सब जो है वो अंपायर होंगे। और सलीमा इम्तियाज वो है, और वनडे के लिए रिजर्व अंपायर खवातीन है जी। हमारी भी खवातीन अंपायर है, ऐसी कोई बात नहीं। खवातीन अंपायर में उंगली उठा लेंगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप हल्का ना लें। नहीं है, मैं हल्का नहीं ले रही। अच्छा, और मैं एक और बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग खबर दे दूं कि दाऊद किम हम जानते हैं उनको, जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में आए थे। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं हमें। हाँ, और दाऊद किम बड़े मशहूर गुलकार हैं। दाऊद किम, उन्होंने कोरिया में मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। और इंस्टाग्राम पर मस्जिद की तामीर के लिए खरीदी गई जमीन और कागजात की तस्वीर भी उन्होंने शेयर की हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाए हैं लोगों को बेसिकली, ताकि यकीन हो कि हाँ भाई ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस। खुश नजर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि ये मैंने मस्जिद के लिए जमीन खरीदी और अब मैं यहाँ पर मस्जिद बनाऊंगा। अल्लाह ताला कामयाब करे उनको भाई। बिल्कुल, हर चीज एक चैलेंज होता है लाइफ में, हर चीज पहली दफा आप करते हैं। और दाऊद किम की तो जर्नी और वो जो एक कहानी है वो ही इतनी इंटरेस्टिंग है, तो इनके लिए तो वाकई इट इज अ, कैसे वो एक कोरियन म्यूजिशियन से चेंज होकर अब वो जो अपना कलाम पढ़ते हैं, पॉजिटिव कलाम पढ़ते हैं, और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का अमल दखल आया और कैसे उन्होंने इस्लाम की तरफ वो रुजू किया, उन्होंने कैसे राग़िब हुए, और मुख्तलिफ मसाजिद से और मतलब मुख्तलिफ ऐसी जगहों से वो इबादत करते हुए, या वीडियोज़ उनकी आ रही होती हैं जहाँ पर वो इबादत के गर्ज से जाते हैं, तो वो उस चीज़ को भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हम तो है ना, हम गए मस्जिद में नमाज पढ़ी और वापस आ गए, वो तो जाहिर है क्योंकि खुद बाय चॉइस इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और वो लोगों को एंजॉय करा भी रहे हैं। और कहना उनका ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा, ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कोरिया की हर गली खूबसूरत आजान की आवाज से गूंजेगी। बिल्कुल, वहां पर आवाज गूंजेगी। और सितंबर में 2019 में उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। और आप इनको सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, सपोर्ट कीजिए इनको, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा हो गया है जी, तो इसीलिए भाई ये चीजें तो बड़ी जरूरी है, पॉजिटिव जरूरी काम है। आपको एक खबर दे दूं मैं, ठीक है जी, ये खूबसूरत काम कर रहे हैं, मैं आपको एक और खूबसूरत काम दिखाता हूँ। अच्छा, बताएं। आप एक मुकाबला है, उसमें हिस्सा लें। अच्छा, वो खूबसूरत खवातीन के कॉन्टेस्ट होते हैं ना, मुकाबला हुस्न। अच्छा। लेकिन आर्टिफिशियल मुकाबला हुस्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद। मुझे तो लग रहा है आखिर में ये होगा कि लोग आर्टिफिशियल नजर आए। वैसे इंसानों में भी आर्टिफिशियली बड़े पाए जाते हैं, बहुत है, लेकिन मुझे आखिर जितनी तेजी से ये एआई का हर जगह जो है एप्लीकेशन हो रही है, एआई बहुत तेजी से आई, और मुझे ऐसा लग रहा है आखिर में इंसान सिर्फ बैठे होंगे और एआई को ही देखते रह जाएंगे कि ये इधर भी एआई उधर भी एआई, ना नौकरियां, ना बस कुछ अजीब सी सूरत है, ना नौकरियां ना छोकरियां कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, आप सुने। ये बेसिकली एआई जेनरेटेड एवतार्स जो होते हैं जी, खूबसूरत खवातीन के, उनका अब एक मुकाबला हुस्न करवाया जाए। और वो भी वो मालिक से होगा क्या उसका लिंक?
ममालिक से लिंक मतलब कि जिस तरह ये एआई मॉडल जो है खातून, ये कोरियन है, या ये एआई जो मॉडल है ये अमेरिकन है, या मिसाल के तौर पे ये एआई मॉडल जो है, पता नहीं, अब इसका जरा डिटेल हमें देखनी पड़ेगी कि क्या इसका तरीका, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन क्या आएंगे। फिलहाल मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है $20,000 उसका इनाम है। अच्छा, जो जीतने वाले को मिलेगा। तो जाहिर है वो जो जीतेगा उसके पीछे जो जनरेट किया होगा उसने, उसको मिलेगा ये $20,000 का इनाम। तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं भाई, जाएं इसकी वेबसाइट ढूंढें और एआई जनरेटेड आप जो तस्वीर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग काम भी कर रहे हैं एआई पर, हमारी भी बनी हुई है वैसे, हम भी भेज देते हैं अपनी। नहीं, वो हसीन चाहिए उनको, तो इस पे थोड़ा सा ये है कि ऐसी बात होनी चाहिए कि वो जीत सके। तो मेरी तो जा सकती है ना, आपका अगर इशारा अपनी तरफ है तो। हमारे तो 20 ना मिले रुपए, $20,000 दे रहे हैं भाई। नहीं, मेरी तो जा सकती है। अब भेजते, ठीक है, तो सही है, ठीक है, बात करते हैं इनसे, बात करते हैं, दानली करते हैं इसमें, ठीक है, कि भाई ये हमारी एक तस्वीर अब भेज रहे हैं, इसका आप फॉर्म 47 निकाल दें। और अच्छा, फाइनल फिनाले होगा इसका, या जो भी फाइनल राउंड होगा, उसमें 10 अवतार्स को हतमी मुकाबले के लिए मुंतखब किया जाएगा और फिर उसमें से जो है 3 को कामयाब करार दिया जाएगा। पहले नंबर पर जो आएगा उसको $5,000 मिलेंगे, दूसरे नंबर पे आएगा उसको 3,000 मिलेंगे। पता नहीं, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज वगैरह बना दी है, ठीक है। और 10 मई को ऐलान होगा मिस एआई का ऐलान 10 मई को होगा। तो और हम भी गए एआई ऐसे नहीं, लेकिन ये कि वो हम ऐलान करेंगे अपने उसमें प्रोग्राम में, बताएंगे आपको। ईमानदारी नहीं है वैसे, क्योंकि देखे ना, आपने एक चीज बना दी। आजकल सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एआई हैं, वो इन्फ्लुएंसर खवातीन है, जी जो है एआई है, और वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कर रही हैं, या जो भी उनसे काम लिया जा रहा है वो कर रही है। तो वो तो आपने उसको कमांड दे दी, हाँ, वो कर देगा भाई, ये कर देगा, कुछ भी कर देगा। उसमें फिर ऑनेस्टी और वो जो एक क्रेडिबिलिटी या इंटेग्रिटी का फैक्टर है कि जिसके हवाले से, मतलब सेलिब्रिटीज जब करते हैं किसी चीज को इंडोर्स, तो वो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि, मतलब देखे ना, बहुत सारी सेलिब्रिटीज की लड़ाई इस पे होती है कि वो जो रंग कोरा करने वाली क्रीमें, आधी साइड की खवातीन जो है हमारी एक्ट्रेसेस, वो कहती हैं ये नहीं जरूरत और हम इसको एंडोर्स नहीं करते, और आधी साइड वाले हैं वो कह देती हैं, लेकिन अब उसकी भी लाइंस और जुमले वगैरह डिफरेंट हो गए। बिल्कुल। तो अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है और लोग अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ खुद को जोड़ते हैं अपनी, क्योंकि पूरी इमेज है जो आप कैरी कर रहे हैं और बनाने में उसको एक टाइम लगा, तो हर ऐरे गैरे प्रोडक्ट की नहीं आप एंडोर्समेंट करते, तो उसमें जो है वो लोगों का ट्रस्ट और फेथ जो है उस इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी में ज्यादा होता है। अच्छा, अब एक जो काम हुआ है वो ईरान में हुआ है, बड़ा ईमानदारी वाला काम, और उसमें क्या हुआ है, एक ईरानी खाकरोब है जो सफाई कर रहा था, उसको मिला एक बड़ा जबरदस्त किस्म का दौलत से भरा हुआ पलंदा। एक कचरे के ढेर से उसको मिला सोना और डॉलर से भरा हुआ बैग। हाँ, और उसके बाद उसने जो है वो वापस किया उस शख्स को, अच्छा, जिसका वो था। बिल्कुल, ईरान का है सूबा लरस्तान जो है उसका शहर है। मालियत कितनी थी मतलब इसमें? एलेगोजर, उसमें एक कूड़ेदान में खाकरोब को सोने की अशिया और $30,000 से जायद मालियत के बैंक नोटों से भरा हुआ एक बैग मिला है। $30,000, यस। और उस बंदे ने क्या किया कि ये अपने पास रखा हिफाजत से, और ईरानी मीडिया से उसने बात की। उसने कहा कि भाई बैग में से एक बैंक का कार्ड मिला मुझे, उस कार्ड से मैंने उस बंदे को लोकेट किया और फिर उसके बाद उसको वापस किया। और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो की वो क्या कि मेरे वालिदैन मुझे बचपन से ही ये सिखाते थे कि अगर तुम्हें जमीन पे पड़ी हुई कोई चीज मिले तो तुम्हें वो नहीं रखनी है अपने पास, और उसके मालिक तक उस चीज को पहुंचाना है। वो सबक आज तक पहुंचा हुआ इस बंदे के दिल में है और उसने देखो इस पर अमल किया। क्या बात है, जबरदस्त। 50 साल खातून का बैग था ये, हाँ। और उनके पोते ने कचरे का थैला समझ के बाहर फेंक दिया। ये पोता जो था ना, ये पोता ना होता तो बताते। पोते को जो है वो डांट डपट सही हुई होगी पोते की, मतलब बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंट खबर। हाँ, अच्छा, और अब जाहिर है अवैस को हम ये तो शिकायत करेंगे आज कि इतने दिन हो गए हैं और कोई साइंसी खबर, कोई दुनिया में क्या हो रहा है, कोई गैलेक्सी में नया सैयारा फूटा, कोई चांद से कोई टुकड़ा गिरा, कुछ ऐसी सिचुएशन आई या नहीं आई, ब्लैक होल के हवाले से कोई खबर बता दो भाई। ब्लैक होल दरियाफ्त हो रहे हैं और हमारी जो कहकशा है जिसका क्या नाम है मिल्की वे, और करोड़ों ब्लैक होल्स हैं, क्योंकि जो कायनात एक तो इतनी बड़ी है और उसके अंदर जो डिस्कवरियां हमारी जो हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, आपको नई नई डिस्कवरीज मिल रही हैं। तो अब इस कहकशा में मिल्की वे में, उसमें पहले भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ था, अब एक और ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है। और ये ब्लैक होल जो है ना, एवरेज
सूरज से 10 गुना बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। और अब साइंसदानों ने ये कहा है कि जी मतलब हमारी कहकशां में और उसके अलावा भी करोड़ों छोटे ब्लैक होल्स तो हैं, लेकिन अब जो मिला है दरियाफ्त हुआ है वो तो मेरा ख्याल है 33 गुना बड़ा है, 33 गुना बड़ा है जी। सूरज कितना बड़ा और उससे 33 टाइम्स बड़ा ये ब्लैक होल है। और ब्लैक होल आपको पता है होता क्या है? तो ये बेसिकली एक एंट्री होती है कि इसके अंदर कोई चीज चले गई तो उसके अंदर इतना अंधेरा होता है कि बस आप वो एक अलग डायमेंशन, वो कहते हैं कि जी एक अलग डायमेंशन में चले जाती है वो चीज। तो उसके अंदर सिर्फ आप जाते हैं और बस जाते ही चले जाते नहीं है बस। तो ये वो वाली बात हो गई, वो फिल्मों में होता था ना, तुम यहाँ आए हो अपनी मर्जी से और जाओगे मेरी मर्जी से, ये वो वाली सिचुएशन है। 1900 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है ये, और इस को जो है वो साइंसदानों ने जी और इसका नाम है जी एक्विला नामी एक झुरमट है, उसमें एक पुराने बड़े सितारे में तब्दीलियों को देखा गया था और उसको उन्होंने भी स्त्री का नाम दिया था। और फिर गया एक बड़े ब्लैक होल की मौजूदगी वहां पर पाई गई है। तो ये ब्लैक होल्स देखें आ रहे हैं दुनिया में और इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं कि ये पता नहीं क्या होगा भाई, मुझे समझ। अच्छा, जमीन से भी ये सबसे ज्यादा करीब ब्लैक होल्स में दूसरे नंबर पर है। हाँ, ये वाला जो अभी दरियाफ्त हुआ है, पिछला वाला पहले नंबर पे था जी बिल्कुल जी। तो ये सूरत हाल है इसकी। यस, दिस इज द ब्लैक होल स्टोरी। ठीक है, जाना नहीं है कभी हमारी स्टोरियां हो गई। स्टोरियों के बाद हम क्या करेंगे? ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वैसे ही क्यों खड़े हाँ, ये तो बीमार है बेचारा, आज तो बीमार है। छींक नहीं आई मुझे, इस बात पर मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। मुझे कई मरतबा महसूस हुआ कि आ रही है कुछ, लेकिन वो कहते हैं जब छींक आ रही हो तो आप हल्का सा अपने हाथ को पिंच करें। हाँ। अपना बेसिकली अपने माइंड का ना कंसंट्रेशन जो है वो उस छींक से आपने डाइवर्ट करना, अपने माइंड को बेवकूफ बनाए। ये है बिल्कुल अपने माइंड के तो हल्की सी अपने आप को पिंच करें तो आपका सारा जो नर्व्स का ध्यान है और वो जो मैसेजिंग है वो जरा बदल जाएगी, तो छींक रुक जाती है। चले भाई, फिलहाल हम आपका अपना प्रोग्राम रोकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग। वेलकम बैक। अब जरा वक्त हुआ है मोटिवेशन देने और लेने का। और कुछ स्टोरीज नाजरीन ऐसी होती हैं, कुछ लोगों की कहानियां ऐसी होती हैं कि वो आपको हमेशा आपके माइंड में रह जाती हैं। बिल्कुल, आपको उसके लिए कोई चीज याद रखने की या कोई रेफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। यू जस्ट रिमेंबर दोज स्टोरीज एंड दोज इंस्पिरेशनल पीपल जिनसे आपकी मुलाकात हुई होती है। और आज हमारे प्रोग्राम में ये दूसरी मर्तबा आ रहे हैं और ये इसलिए शिरकत कर रहे हैं एंड वी आर ऑनर्ड एंड वी आर प्लीज्ड टू हैव हिम। लेकिन ये इसलिए शिरकत कर रहे हैं कि इनकी स्टोरी उस वक्त भी बड़ी कमाल थी और अब मजीद एक इन्होंने कारनामा कर लिया। अजमल विक्टर सैमुअल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें हांगकांग से ज्वाइन कर रहे हैं। हांगकांग में मुकीम ये पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहले डिसेबल्ड पैराग्लाइडिंग पायलट का एजाज हासिल किया है और ये पायलट की इन्होंने क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। जहाज उड़ाएंगे अब ये, हम भी बैठ जाएंगे इनके जहाज में कि सर आप हमें उड़ाएं, आप कुछ करें। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, कराची में पैदा हुए थे, फिर मुल्तान में उन्होंने वक्त गुजारा, आर्मी में गए, रीढ़ की हड्डी इनकी मुतासर हुई थी और बड़ा सख्त टाइम गुजारा ट्रैफिक हादसे में। और आज देखें ये अपने आप को दुनिया में बहुत सारे लोगों से आगे लेकर गए हैं। अजमल साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला। उस वक्त उस इंटरव्यू से लेकर इस इंटरव्यू तक क्या ये पैराग्लाइडिंग और ये सारी चीज इज द ओनली अचीवमेंट दैट यू हैव मेड, या इसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन पे आप काम कर रहे थे और उनके बारे में हमें इल्म नहीं है? Actually, last year I finished something very monumental. मैंने हैंड बाइक किया था लिथुआनिया से नॉर्वे तक। वाह, 2525 kilometers. So that was another achievement which I did, or it was quite interesting because I cycled through the Baltics and then Scandinavia. So Lithuania, Latvia, Estonia, and then Sweden and then Norway. वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मुमालिक भी आपने ऐसे चुने जहां पर बड़े ही, मैंने सुना है, खुशशक्ल लोग होते हैं। Well, मैं ये सोच के यही गया था। अच्छा। लेकिन मुझे I was disappointed. नहीं भाई, पाकिस्तानी हुस्न ज्यादा बेहतर है।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं भी यही सोच के गया था मैं, लेकिन इट वाज नॉट द केस। अच्छा, लेकिन चले अब जब हम इस कंपैरिजन में आ ही गए हैं तो फिर ये बताएं कि एक तरफ हांगकांग की डेवलपमेंट और खूबसूरती और उसकी स्काईलाइंस और वो जो कहते हैं ना, हांगकांग ऑल्सो नेवर स्लीप्स, ये भी कहते हैं, और न्यूयॉर्क के बारे में भी कहते हैं, और हमारे मक्का के बारे में तो कहते ही कहते हैं। तो खैर, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, ये हांगकांग चाइना वाला साइड और फिर उसके बाद ये यूरोप और एस्टोनिया वगैरह? Hong Kong is a very, it's a place where it's a vibrant place. You're right, Kate, never sleeps. So some things are going on all the time. लेकिन Estonia or Latvia, Lithuania, Latvia, Estonia, and of course Scandinavia, फर्क बिल्कुल एटमॉस्फेयर फर्क है. It's like a sleepy place. It's a very restful, peaceful place. Too calm. Very, very calm. And I had opportunity and good luck to witness the Northern Lights many times. अच्छा, जबरदस्त. So अच्छा that was also another thing for me. अब ये बताएं, ये जो आपका पैराग्लाइडिंग पायलट बनने का सफर था, ये कैसा था, ये कैसे किया आपने, इसकी जरा तफसील बताएं ना. Actually, इसका थोड़ा background है कि one of my amongst many loves in my life, okay, one of my first love was flying. अच्छा. हाँ, तो I really wanted to be a professional pilot, और यही एक reason था, amongst many some other reasons, to join the armed forces also. So I did qualify as a fixed wing glider pilot in the armed forces. अच्छा. लेकिन उसके बाद of course मेरा एक्सीडेंट हुआ काफी जल्दी, earlier on in my career, army. तो उसके बाद I always wanted to get back into flying. और ये जो पैराग्लाइडिंग है, that is something quite unique, क्योंकि it is different from fixed wing flying. It is something, there is no even उसका जो canopy है, it is literally, it collapses like a curtain or like हाँ, बिल्कुल. तो it always मेरी fascination थी कि I really wanted to do paragliding, और मैंने काफी inquire किया. Actually, for many years, almost 15-20 years, I've been inquiring all over the place in Asia कि कौन qualify करेगा, कौन qualify, where can I train. That time, I think this place wasn't ready. So eventually, last year, end of the year, मैं Africa में था, South Africa में था for another project. तो वहाँ पे I came across one instructor जिसने qualify किया हुआ था as a paragliding instructor for disabled people. लेकिन आज तक उसने किसी को गाइड नहीं कर सका था, किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सका था, क्योंकि there was nobody. आप उसके पहले शागिर्द बन गए. तो उसके पास था नहीं कोई जो कि, because it's actually, especially for a person like me, who is in a wheelchair, it's a leap of faith. Huge leap of faith. अच्छा, मैं ये इधर आना चाह रही थी अजमल साहब कि एक दफा जब लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि जिसके बाद सब आपको कहें और आपका अपना माइंड भी ये कहे कि अब कोई एडवेंचर नहीं, अब हल्की सी भी किसी चीज में रिस्क नहीं लेना, तो और वो आपने गुजार लिया है पीरियड सारा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद अब ये दोबारा का एक ऐसा, जिसको हम कहेंगे कि बड़ा ही डेयरिंग किस्म का एक्सपीरियंस. मैं और अवैस भी एक ग्लाइडर में बैठे थे एक दफा, और हम एक्साइटमेंट में बैठ तो गए लेकिन जब ऊपर हम पहुंचे तो हमें रियलाइज हुआ कि उस ग्लाइडर में ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है. अगर तो इट वाज डेस्टिन्ड फॉर अस, खुदा ना खास्ता, कि वो नीचे जाता तो बस फिर वी वुड हैव गॉन डाउन. तो वो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी. तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे किया, वो डर वो नहीं आया, खौफ नहीं आया. Actually, you're right. It's a comfort zone, matter of comfort zone, getting into the comfort zone. लेकिन actually आप quite surprised, you'll be surprised कि most of my daring things started after my accident. Okay, so most of हिम्मत वाला बना दिया. So actually मेरा accident जो है, it's been a catalyst in my life. और इसी ने मुझे encourage करना शुरू किया. मेरी situation है कि I can do things which other people cannot even imagine to do. So that is what keeps on making me keep on going and going and going. और जब actually I can tell you, जब मैं था अभी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जब ट्रेनिंग कर रहा था, I did have 2 crashes. Okay. अच्छा. But that is, I think, part of it's called treetop landing in the tree, landing in the bushes. लेकिन it is part of the whole game कि you do that. और मेरा इंस्ट्रक्टर जो था वो काफी worried था, क्योंकि normally
the minute you have the first crash, people, especially if you're a student, people just give up. And they stop. This is normal people, okay? They just stop. So especially वो मेरे साथ जब हुआ tree top landing, so he was like, okay, when he brought me back, he was worried that that is the end of the course. मैंने कहा, you have got, this is the beginning of my real बात हुई ना, जबरदस्त, not the end of my course. And that thing, yeah. अब आप एक और टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि जी माउंट किलिमंजारो से पैराग्लाइड तंजानिया में, ये क्या मामला है? हाँ जी, that is actually, so जो मैंने पैराग्लाइडिंग की, इसकी एक, of course it was a lifelong thing कि I wanted to do, लेकिन I wanted to do this for certain reasons also. वो था ना कि you build some objectives, you make some objectives in life. So of course I wanted to do paragliding in the Himalayas. This was one thing, okay, which I will. Next year, I'm planning to paraglide in the Himalayas. I wanted to paraglide in the Alps. I will do that also, okay. And then another thing which came about, because I had never been to Africa. Actually, it was my first time to be. Last year was the first time to go to Africa, and frankly, especially South Africa, I'm in love with South Africa. I don't know if you guys have been to South Africa. No. Beautiful place. So I was talking to my instructor. We were thinking, okay, what to do next after I get my license and all that. So इन्हीं बातें करते कि हाँ भी how about Kilimanjaro, which is 5,800 and something meters high. 95 जी. 95 meter high. How about jumping from there and paragliding down? That will be a world record. Why not? And that will be a new challenge for me. So मैंने उसको कहा, yeah, sure, if you come with me and a few other of my friends who paraglide as well, why not? Let's do it. So then we decided, okay, sometime this year, most probably later this year, I will paraglide from Kilimanjaro. I will jump from Kilimanjaro and come down to the Serengeti Plains. सुन के डर लग रहा है हमें तो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और पूरा पता है कि आप I don't think so it is that difficult. लेकिन हाँ, it's going to the clouds and coming down. It can be, as I said earlier, after my accident, that was the start of my बिल्कुल अल्लाह आपको कामयाब करे और आप ये जो बना रहे हैं ये रिकॉर्ड बनाते रहे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते रहे। और सिर्फ एक चीज है समझ में नहीं आ रही मुझे कि आपसे बंदा मिलने के लिए हांगकांग पहुंचे तो पता चला आप कभी साउथ अफ्रीका गए हुए होंगे, कभी आप जो है वो किलिमंजारो गए हुए होंगे। आपको तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। नहीं, अगर आप मुझे बताएंगे I'll wait for you. Don't worry. बिल्कुल सही है। और you are a true example of what we say, never judge a book by its cover. बिल्कुल। और कुछ ऐसी स्टोरीज जैसे मैंने कहा था आगाज में नाजरीन की, वो रह जाती हैं माइंड में और वो हमेशा आपकी मेमोरी का एक प्लेजेंट पार्ट होती हैं। तो अजमल विक्टर सैमुअल इज ऑल्सो वन ऑफ दोज अमेजिंग स्टोरीज जो हमने इस शो पे कवर की। And this probably will बिल्कुल, और हमारी दुआ है कि आप हर मामले में विक्टर ही रहें। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सैलाबी सूरत हाल का सामना सिर्फ पाकिस्तान में ही शहरों को या लोगों को नहीं होता, ये एक बैरून मुल्क भी ये मामला चलता है। और इस वक्त तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल है जिससे कि दुबई के और यूएई के शहरी जो हैं वो खास तौर पर गुजर रहे हैं। फ्लाइट्स का स्केजुअल उनका हर तरह से दरहम बरहम हो गया है। बहुत सारे पैसेंजर्स एयरपोर्टों से या तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं या वहीं एयरपोर्टों पर महसूर हैं। सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अंसर अकरम साहब जो कि एक न्यूज़ के नुमाइंदे हैं और दुबई में मुकीम हैं। उनसे पूछते हैं कि ये सूरत हाल कैसी है और अब इसको काबू पाने के लिए इस पर वहाँ की जो इंतजामिया है वो कर क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम अंसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले एक न्यूज़ में जो है वो इस वक्त जो एक पाकिस्तान शो है वो आप यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूएई में भी बड़ी इसको दिलचस्पी और शौक से देखा जाता है और बड़ा ये फेमस प्रोग्राम है। तो मैं थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। बताएं अंसर साहब कैसी सूरत हाल है, आप खुद कैसे हैं, ठीक ठाक हैं और बाकी जो लोग हैं, कोई ऐसी खतरनाक खबरें तो नहीं आई कोई कैजुअलिटीज की या लोग महसूर हों बिल्डिंग्स में, या पहले तो वो बता दें जरा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये 75 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और एक ये
यूं समझें कि बिल्कुल हम यहाँ पर यूएई जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड इस सिचुएशन को देखने के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी हुई नहीं थी, मौसम ऐसा बना ही नहीं था। और यहाँ पर सबसे जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो है सीवरेज का निज़ाम जो है वो प्रॉपर उस तर्ज का बना नहीं है कि जिस तरह से पानी का निकास जो है वो जल्दी से क्लियर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, क्योंकि सड़कों पर जो है वो पानी बहुत ज्यादा है और लोग जो अपनी उनकी रोजमर्रा जिंदगी वो काफी मुतासर है। तो ये सबसे बड़ा जो इश्यू यहाँ पर है वो ये है कि पानी बर वक्त जो है उसका वो जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट ऑफ यूएई इसमें लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वह सड़कें डूबी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा इश्यू जो सीवरेज का यहाँ पर है वो बहुत बड़ा इश्यू है। और सेकंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो लोग जो है वो इस चीज को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से लोग इंटरटेन कर रहे थे कि ये बारिश इतना मौसम और अच्छे अच्छे गाने भी सुन रहे थे। लेकिन जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई तो लोगों के चेहरे पे एक जो है वो डर और खौफ तारी हो गया। और यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग यूज्ड टू हैं इस चीज को लेकर कि पाकिस्तान में जो है वहां पे तो हम लोग देखते हैं हर साल आता है सैलाब और इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन भी होती है ना हमारे एनडीए में और पीडीएमए की इदारे हैं, उनका हो सकता है वो प्रिपरेटरी मैकेनिज्म भी ना आप गाड़ी में निकले हुए होते बता रहे होते हैं, रोड ट्विटर पे आ रहा होता है वाकई। लेकिन ये बताएं अंसर साहब कि आप जो है आप किस इलाके में है इस वक्त और आपके इलाके की क्या सूरत हाल है, अगर हमें दिखा सकते हैं, वहां पर भी पानी है या अब उतर गया है? नहीं जी, पानी इस वक्त मैं शारजा का बुहेरा कॉर्नर शेख एरिया बड़ा लेविश है। ये एरिया जो शारजा का है बड़ा लेविश एरिया है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ये बारिश की वजह से बेबस है। और मैं कुछ आपको यहाँ पे मनाजर भी दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज का कि हम कितनी तकलीफ में, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी तकलीफ में जो है वो, ये देखें जी, ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो बड़ा ही लेविश है, ये हालत है। लेविश तो है अवैस, लेकिन पानी तो बिल्कुल इतना खड़ा हुआ है कि वो तो गाड़ियां वाड़ियां कोई बंदा तो मतलब अब लोग इसमें फिर आमदोरफ्त अपनी नहीं कर सकते, ऐसा ही है। आमदोरफ्त की बात अगर करें तो वो तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने तो जो है वो कश्तियां इसमें चलानी शुरू कर दी हुई हैं और किसी ने जाकर कोई चीज, मार्केट तो बंद है सारा, ये जैसे लॉकडाउन है वैसा माहौल है। लेकिन दूर से अगर किसी ने कोई चीज लेके आनी है तो उन्होंने अपनी जो है वो कश्तियां बना रखी हुई हैं किसी भी टाइप की, वो उसके ऊपर बैठते हैं और जाकर जो है वो कश्तियां चलाकर चीजों को लेकर आते हैं दूर से। तो ये माहौल है, यहाँ पे गाड़ियां बिल्कुल डूबी हुई आपको नजर आ रही होंगी। गवर्नमेंट के पास या है, उस पर कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम? डेफिनेट जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को बड़ा सीरियस उन्होंने लिया हुआ है। और आपको पता है कि कोविड का जो दौर था उसमें पूरी दुनिया लॉकडाउन थी और वाहिद यूएई है जिसने ये सबसे पहला अमल शुरू किया कि उन्होंने लॉकडाउन के जो टाइम है, स्केड्यूल है, उनको कम किया और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कम बैक किया। 100% वैक्सीनेशन भी यहाँ पे हुई थी। तो ये ऐसे जो है इनके पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है यहाँ पर यूएई के पास कि वो ऐसी चीजों को फेस कर सकें, ऐसी चीजों को जो है वो उनका मुकाबला कर सकें। यूएई के पास इतनी फैसिलिटीज है कि वो इस मामले को देख सके। और हॉस्पिटल्स वगैरह की क्या सूरत हाल है, अगर वो भी क्विकली बता दें आप? सॉरी, किस चीज की? अस्पतालों की और डॉक्टर्स वगैरह की। देखिए यहाँ पर जो है ना वो इस टाइप की चीज तो नहीं हुई कि जो ऐसी अमवात का पता चला हो। ये अलाइन साइड पे एक आध जो है वो डेथ की खबर सुनी है, लेकिन ऐसी चीज कोई नहीं है कि जिसकी वजह से जो है हॉस्पिटल की जो है वो इमरजेंसी को अलर्ट किया जाए। सही है। अच्छा, फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल हो चुके हैं? देखिए जी, फ्लाइट ऑपरेशंस की जहां तक बात है, क्योंकि आपको पता है कि 254.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर आप बात करते हैं यूके की, तो यूके के जो है वो 6 माह की बारिश कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो है वो 24 घंटे में बारिश इतनी ज्यादा हो गई। और ये वैसे भी बहुत ज्यादा बारिश है। आपको पता है कि जो रनवे है, एयरपोर्ट्स में पानी भरा हुआ था और उसको क्लियर करते करते भी एक टाइम दरकार है। तो पहले तो इन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो 18 को इसको ओपन कर देंगे और जो लोग कंफर्म जिनकी टिकट्स हैं वो लोग आए और वो सफर स्टार्ट होगा। लेकिन अभी तक ऐसी इतला मसूल नहीं हुई कि जो है सफरी
निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके और लोग अपने घरों तक जाएं। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन ने ज़बरदस्त जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने जो है वो जो मुसाफिर यहाँ पे स्टक हो चुके थे उनके लिए एक बेहतरीन जो है वो इंतजामात किए हुए हैं, उनको होटल्स दिए हुए हैं और उनको लुक आफ्टर अच्छा किया जा रहा है। और स्पेशल यहाँ पे एक मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमारी जो एयर ब्लू के जो मुसाफिर थे और जो हमारी पाकिस्तानी एयरलाइंस के जो मुसाफिर थे वो यूएई यहाँ पर जब दुबई एयरपोर्ट पे स्टक हुए तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी चीजें थी। और इसमें जो है वो जब रिपोर्ट्स आई और ये चीजें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई और लोगों ने वहां से सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी वीडियो भेजी तो यहाँ पर पाकिस्तान कॉन्सुलेट जो है वो इस चीज को लेके अलर्ट हुआ और एम्बेसडर यहाँ पे फैसल तबरेजी साहब है, उन्होंने अपनी एक टीम तश्कील दी और वो जाकर वहां पर जो है वो लोगों को एयरपोर्ट्स पे जाकर लोगों की हेल्प की और उनके मसाइल को सुना। बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। थैंक यू अंसार अकरम साहब मौजूद थे जी और हमें यूएई की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बारिश और सैलाब की जो वहां पर सिचुएशन है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। यह है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की पार्लियामान में आज एक बड़ा अहम इजलास है, जॉइंट सेशन है। और जॉइंट सेशन या जॉइंट सेशंस ऐसे मौके होते हैं जहां पर अक्सर एक पार्टी को दूसरी पार्टी की तरफ एहतजाज किए भी देखा जा सकता है। मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो उसका सिलसिला भी जारी होता है। आज ये देखना होगा कि आज अपोजिशन पाकिस्तान की किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो अब काफ़ी जमातें हैं जो साथ इकट्ठी मिल गई हैं, तो वो उनका क्या रद्द अमल होगा, ये आज के इस जॉइंट सेशन की एक अहम चीज़ होगी जो देखनी होगी। इसके अलावा इससे भी अहम चीज़ ये होगी कि सदर साहब का खिताब होगा, पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये होगी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं? ये कुछ बात आई है, इसकी तस्दीक करनी है। बस किससे करें? ये हम तस्दीक करेंगे। हम तस्दीक और तरदीद जो भी होगा वो हम एक ही शख्स से करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैसल करीम खुंडी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और खुद भी डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली रहे। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। सर, आप तस्दीक कर रहे हैं, तरदीद करा रहे हैं, वो फोन पे आप लगे हुए थे तो मैंने सोचा पूछ लूं कि आप कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपको जवाब दूं पहले, उसको जवाब दूं? एक ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बातें तो बहुत सी चल रही हैं। जब हुकूमत बन रही थी तो आप कह रहे थे कि 3 साल पीएमएलएन होगी, 2 साल आप हुकूमत करेंगे। जी, ये भी था। मतलब फार्मूले आप तय कर रहे थे, बातचीत हम कर रहे थे। ठीक, अच्छे मशवरे दे रहे थे, मुफीद मशवरे दे रहे थे, लेकिन एक भी मुजाहरा नहीं हो सका। सही है, लेकिन हम वेलकम करते हैं आपके मुफीद मशवरों को। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कल भी कहीं न्यूज़ में, उससे पहले तो हम कैबिनेट में शामिल हो रहे थे, तो अब एक स्टेप आप ऊपर चले गए कि डिप्टी वजीर आजम बिलावल साहब होंगे। ये उसी पार्सल का हिस्सा है कि जिस पार्सल में कुछ वजारतें हैं पैकेज में, पंजाब की भी और देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे और अभी तक वो फैसला हमारा कायम है। पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, लेकिन अगर जो भी फैसला फ्यूचर में होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और इस चीज़ को अभी तक हमने सीरियसली, इस चीज़ को ना में सीरियस ऑफर है और ना हमसे सीरियस के ऊपर गौर हुई है। अच्छा, ये अभी सिर्फ हवा में बात है। ये मतलब खबरें चलती हैं ज़रा से, कहते हैं कि जी आ जाएंगे और वज़रा को 2 महकमे दे दिए और ये पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने रखे हुए हैं और उसके लिए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, पीएमएलएन को और उनकी इक्का दुक्का जो गवर्नमेंट में उनकी इत्तेहादी जमात है उनको फ्रीली काम करने। पिछली दफ़ा भी आप लोगों के बड़े एतराज़ात थे, बड़ी लंबी चौड़ी कैबिनेट है और इतने आपने वजीर रखे हैं, परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं। तो इस ने कहा कि छोटी कैबिनेट हो, उनको पूरा वो एतराज़ात फिर आप लोगों ने अपने जलसों में भी किए थे इलेक्शन पूरा। हम कहते हैं कि उनको हमने मैंडेट दिया हुआ है हुकूमत को इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, हम बिल्कुल उनको बैक करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। वो कौन सी चीज़ हो सकती है, मतलब मैं उस चीज़ के ऊपर सोचता हूँ, वो कौन सी चीज़ हो सकती है ऐसी कि जिसकी वजह से आप लोग वजारत में चले जाएं या वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा मिल जाए? वो क्या चीज हो सकती है, वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? तो पीएमएलएन को मेरे ख्याल में आपको अपनी कमेटी में डालना चाहिए जाके। ऐसा देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, उसमें ये नहीं है कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई शौकीन हैं या हम वजारतों के हैं कि हम 10-12 वजारतें ले लें। सही। हमारा मेन ये था कि हमने पाकिस्तान की आवाम से एक 10 नुकाती मंशूर पर वादा किया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते उसमें मेजॉरिटी ऐसे नहीं। लेकिन हमारी अभी भी कोशिश है कि सिंध और बलूचिस्तान में हमने चीफ मिनिस्टर्स को टास्क दिया है कि हमारा जो मंशूर है 10 नुकाती, उसमें से जितनी चीज़ें सूबाई लेवल की हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करें, लोगों को दिखाएं
ताकि हम इम्प्लीमेंट करें और बताएं कि अगली अगर हमारी हुकूमत मरकज में आती है तो हम इसको मरकज में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अच्छा, बलूचिस्तान का भी आपने जिक्र किया है और फिर हम जॉइंट सेशन की तरफ भी आएंगे। बलूचिस्तान में किस चीज़ पे डेडलॉक है पीपल्स पार्टी और नून लीग का? वहाँ पर कुछ मामला ऐसे हैं कि जो डिस्कशंस में है? कोई डेडलॉक नहीं है। आज गालिबन कैबिनेट ने ओथ लेना था, लेकिन आज चूंकि जॉइंट सेशन है, सीएम और गवर्नर साहब इधर मौजूद होंगे। तकरीबन कैबिनेट फाइनल हो चुकी है और जॉइंट सेशन के बाद कैबिनेट ओथ लेगी। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस तरफ के। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना था, पीपल्स पार्टी का ये फाइनल फैसला था, और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते तो उसमें अब आपको देखने का एक पर्सपेक्टिव ये है कि आप हुकूमत के साथ तो हैं, आपने हुकूमत को सपोर्ट किया, बनवाई, लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरी साइड को भी, उसकी आवाज भी बन सकते हैं। आज जो एक दूसरी साइड आवाजें उठाएगी, या पता नहीं उठाती है नहीं उठाती है, मैं आपसे पूछूंगी क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो जो दूसरी साइड है, इसके हवाले से कल राणा साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने 3 नाम लिए और उन्होंने वो नाम लेते हुए कहा कि इन तीनों को अब बैठना पड़ेगा, इमरान खान साहब, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। अब ये तीनों ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं कि तीनों के अपने अपने माइंड्स हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं इनके, और आपने फिर जिस तरह कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, तो क्या हुकूमत? देखें, पीपल्स पार्टी ने माजी में अपोजिशन भी किया, लेकिन हम जिम्मेवाराना अपोजिशन है। इस वक्त जो अपोजिशन, इस दफा दोनों साइड पे हैं आप लोग? नहीं, हम दोनों साइड पे हैं, एक साइड पे हैं। अच्छा, देखिए, फ्यूचर कोई, आप मैंने पहले कहा कि मैं एक स्टेटमेंट आ जाता हूँ तो कल आप पता नहीं साल 2, 3, 4, 5 साल बाद क्लिप निकाल देंगे। आपने तो कहा था कि हमने हाथ ही नहीं मिलाना, आप तो अभी गले मिल रहे हैं किसी के साथ। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में देखें, ऐसी चीज़ें अभी हम वुजू करके जो है ना बैठ के जो है ना, क्योंकि आप टक 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 क्लिप चला दें। देखिए, राना सनोल्ला साहब की स्टेटमेंट से भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो एक उन्होंने दी है 3 अशख़ास की, मैंने कहा 3 नहीं है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स। नाम उन्होंने इन 3 लोगों के लिए, और फिर उन्होंने कहा बाकी भी हमारे लिए, बाकी भी हमारे लिए मोहतरम है लीडर्स और स्टेक होल्डर्स जो मौजूद हैं, उन सबको बैठना पड़ेगा पाकिस्तान को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालने के लिए। जहाँ तक अपोजिशन का आपने कहा है, हमने हमेशा जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले किया है, और उसमें यह है कि देखिए, अब ये चीज़ें हैं कि आप हर सेशन में खड़े होकर अगर आप कहें कि जी नो और नारे ये वो, हुकूमत अपना काम कर रही है, उनके बिल्स भी आ रहे हैं, फिर शाम को आपके शो पे आते हैं, वो कहते हैं जी ये हुकूमत ने गलत पास की। भाई, आप उस वक्त जब शोर कर रहे थे उसे तो पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं। अब कमेटीज आएंगी, आप कमेटीज भी बैठेंगे, कमेटीज का भी एक रोल होता है। तो ये चीज़ें आप बैठे देखें, जहाँ पर एहतजाज आप बिल्कुल करें, जमहूरियत में एहतजाज होता है। आज करेंगे एहतजाज? वो हमें तो बिल्कुल कभी उम्मीद है कि वो करेंगे, हमें कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है उनसे। अच्छा, और किस लेवल तक का एहतजाज करेंगे? पिछली दफा जब आप लोग अपोजिशन में थे तो वो एक जमात ने चूड़ियों मुड़ियों का भी सिलसिला कुछ किया हुआ था। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब हमें एक जिम्मेवाराना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल प्ले करना चाहिए। मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस तरीके से क्राइसिस हल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर ये हुकूमत में आ जाते हैं किसी तरीके से, तो क्या उम्मीद रखते हैं अपोजिशन से, क्या करेगी वो? और ये थे, जब ये हुकूमत में थे, आप देखें, वो तो पॉलिटिकल पार्टी से बैठने को तैयार भी नहीं थे कि हाथ नहीं मिलाना, कौमी सलामती पर मीटिंग होती, प्राइम मिनिस्टर का बोलता था। आज तो हम कह रहे हैं कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप करें, हम हुकूमत आपके साथ बैठने को तैयार है। हमने उनको ऑफर किया कि हम आपको हुकूमत के साथ बिठाएंगे। हमने पिछले 16 महीने में बिठाया था इनको हुकूमत के साथ, हमने राजी किया था अपनी इत्तेहादी जमात को। आपको हुकूमत से कोई ग्रीवेंसेस है, आए टेबल बैठे, आप बताएं कि ये ग्रीवेंसेस है। आपकी अदालत से, अदालतों में तो हम रोल नहीं प्ले कर सकते, तो जजेस ने रोल प्ले करना है। ग्रीवेंस तो सबसे बड़ा एक लॉजिकल, सबको पता है, इसमें तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है ना। फॉर्म 45, फॉर्म 47 मैंडेट, ये तो सबको पता है। आप और मैं बैठेंगे, मुझे अगर ग्रीवेंसेस होंगे, मैं आपको सामने रखूंगा कि मेरे ग्रीवेंसेस मेरे सबूत हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं, ठीक है, अब ये अपोजिशन में जा रहे हैं, मे बी नॉट, मौलाना फजल रहमान साहब पहले इनकी इत्तेहादी बनते हैं नहीं बनते, एक कहता है बनेगा, एक कहता है नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता किसी वो है, बातचीत होती है पॉलिटिकल पार्टी में। तो मौलाना फजल रहमान ने तो कहा कि मेरे जो है वो मैंडेट पे डाका डाला गया बकौल उनके, तो अगर डाका डाला गया तो वोट किसको पड़े, पीटीआई को पड़े। तो पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, मौलाना साहब को अपना मैंडेट वापस कर दें, जुडिशियल कमीशन की जो बात कर रहे हैं अपने खैबर पख्तूनख्वा में बना लें, उसके बाद फिर शायद बाकी सुबह हम बोलेंगे उन्होंने कर लिया। अच्छा, ये वैसे ही बात है कि आपको अगर हुकूमत छोड़नी है तो हुकूमत छोड़े, फिर इलेक्शन करवा लेंगे। फिर उन्होंने हुकूमत छोड़ दी, फिर इलेक्शन हुए नहीं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं ना, जीवाई कह रहे हैं, तो फिर मैंडेट कहाँ, केपी में चोरी हुआ ना, किसको मिला? बिल्कुल केपी में इनको ही मिला। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सवाल अब मुझे, क्योंकि मैं वो सिचुएशन देख रही हूँ ना, कहाँ कहाँ अब कैसे कैसे पॉलिटिक्स हमारी अनफोल्ड होगी आगे आने वाले दिनों में। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और बाकी जो जमातें उनके साथ अब बैठी हुई हैं, जो उनके इत्तेहाद में, और वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट वो अब चला रहे हैं, उसमें जो भी जमातें उनके साथ हैं, उसमें आप लोग जब टेबल पे आकर अगर वो बैठते हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग उनको मीडिएशन गवर्नमेंट के साथ दोनों में से किन चीजों पर देंगे? एक उनका डिमांड है वो ये है कि हमारे लीडर और जो गिरफ्तार हुए हुए लोग उनको बाहर निकालें, और दूसरी डिमांड उनकी है कि मैंडेट वापस करें। दोनों में से कौन सी साइड
कि जो है उनकी डिमांड, उसको आप लोग फैसिलिटेट करा सकते हैं या कराने का सोचेंगे? देखें, वो कह रहे हैं हमारे लीडर को बाहर निकाले, हम तो जज नहीं है, चीफ जस्टिस हैं, वो तो अदालतों से आजाद होते हैं। और माशाल्लाह उनकी जो अदालतों में वकला की टीम है, जो उन्होंने आज तक उनके लिए करतूत हैं। आपको नहीं पसंद उनकी वकला की टीम? सारे वकील पाकिस्तान के आधे से ज्यादा तरीके से आपके साथ हैं। डॉक्टर ज्यादा हो जाते तो मरीज की तशखीस, मर्ज की तशखीस नहीं होती, ठीक। और अभी जो चीज भी है वो मतलब लीगली मार खा रहा है, तो वोट है, और उनकी अपनी मर्जी, जिसको भी वकील रखें, वो फैसला पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। ना चीफ जस्टिस है, ना जज है, जब उनको फैसला करेंगे ये चीजें। पॉलिटिकल बिजनेस अगर हैं तो मैं डेफिनेटली, जिसके ऊपर केसेस नहीं, जैसे गिलानी साहब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने पहले दिन ही किया था, जब जजेस की वो थी गिरफ्तार थे तो उन्होंने कहा था छोड़े। अब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये है। दूसरी बात यह है कि जो इनका मामला है मैंडेट वाला, आए ना, देखें, मैं अगर कहूँगा कि मेरे मैंडेट पे डाल, मैं सबूत के साथ आऊंगा, मैं आपको कहूँगा ये मेरे सबूत है। वो तो सबूत लटकाए हुए हैं गलों में उन्होंने। नहीं, गले में लटकाने के लिए नहीं होते सबूत, फोरम्स पे पेश करने के लिए तो है। अगर उनका बाकी जेन्युइन है, हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे। अगर जेन्युइन नहीं है, ऐसे शोर शराबा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं चल सकता। फिर ऐसे नहीं चल सकता। अगर मैं कहूँ कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे 180 सीटें आ गई हैं, आई नहीं है ग्राउंड तो ये वो सारा ख्वाब जो है वो ऐसे तो नहीं था ना, सारी कौम ने देखा कि क्या हुआ है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मुझे एतराज है, आपको एतराज है, आपको एतराज है, हम एक फोरम पे जाएंगे ना, कि हम गले में लटका देंगे कि मुझे एतराज है चीजें, हम फोरम पे जाएंगे। लेकिन वो फोरम से अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, जिस तरह 1-2 दिन पहले उनकी 3 सीटें वापस उनको मिल गई जो कि नून लीग के पास थी, वो सारी 3 जमातों का फैसला, 3 सीटों का फैसला हुआ। जजेस ने कहा कि भाई ये वो बिल्कुल साबित कर दिया, वो हाई कोर्ट में हुआ, डेफिनेटली फोरम उनको सुप्रीम कोर्ट होगा। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि अगर अदालतें, ट्रिब्यूनल्स जल्दी फैसला करें तो अच्छी चीज़ होती है। हमारे माजी में फैसले ये हुए हैं कि टेन्योर गुजर जाता है, बाद में कहते हैं आपने जो केस किया था आप केस जीत गए, क्योंकि अब टेन्योर खत्म हो गया, अगला इलेक्शन आ गया तो आप इलेक्शन में जाएं। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, और ये चीज़ें कौन ठीक करेगा? ये हम लोग ठीक करेंगे जो पार्लियामेंट में मौजूद है। अगर हम कानूनसाजी नहीं करेंगे तो कल फिर 5 साल बाद फिर हम रोएंगे। हम अगर आरटीएस पे हम जब रो रहे थे तो उस वक्त आरटीएस का सदेबाब कर लेते तो आज 47 का सदेबाब भी हो जाता और इसकी नौबत ही ना आती। और अगर हम आज ये चीज नहीं करेंगे तो फिर कल कोई और चीज होगी, उसके लिए फिर हम रोते रहेंगे कि इसको, ये चीजें जो गलत चीजें हैं वो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट फोरम है कानूनसाजी का, कि हम इन चीजों को रोकें। अवाम को हम कहते हैं कि हो बिल्कुल, अगर अवाम हमें वोट देती है नहीं देती है, अवाम का होना चाहिए कि किस पार्टी को इस मुल्क में जो है हुक्मरानी करने के देते हैं। बिल्कुल। जरदारी साहब आज क्या कहने वाले हैं? वो तो अभी आपको 4 बजे पता चलेगा। उनकी स्पीच है आज, और तारीख रकम कर रहे हैं, ग़ालिबन 7वीं दफ़ा एक सिविलियन प्रेसिडेंट है जो इस पार्लियामेंट से खिताब कर रहे हैं। आज उनकी स्पीच है, देखते हैं कि डेफिनेटली उन्होंने पहले भी स्पीचेस की हैं और बड़ी तारीखी स्पीचेस की हैं। जरदारी साहब के होते हुए पार्लियामेंट को बड़े पावर्स मिले, उन्हें अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। 18th अमेंडमेंट की बात करें, बाकी जो अगर आप तारीखी बातें करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने की हैं। आज भी हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज वो एक अच्छी स्पीच उनकी होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और 4 बजे का इंतजार करते हैं, देखते हैं जरदारी साहब क्या कहते हैं और 4 बजे ऐवान में होता क्या। ये भी इंटरेस्टिंग एक हमारी तो डेवलपमेंट होती है ना नाजरीन, कि हमें इस चीज का भी इंतजार होता है कि उन ऐवानों में अब होता क्या है, कौन क्या करेगा। लेकिन ये है कि हम उम्मीद करेंगे कि ये अब मिल बैठने का सियासी रविश या इस तरफ अगर हम चले जाएं और बातचीत करके डायलॉग से फैसले हो जाएं इस मुल्क की मुकद्दर के, तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और उस गेम में हम पड़े रहे हमेशा के लिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे आकर दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज, खवातीन की क्रिकेट टीमें जो हैं वो मैच खेल रही हैं, आमने सामने है। वक्त शुरू हो चुका है उनका और 55 रन पर वेस्ट इंडीज की एक खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुकी है। एक तो ये मैच चल रहा है। दूसरा मैच जो कि आज शाम को 7 बजे होगा वो है जी T20 मैच, पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, और ये T20 सीरीज का पहला मैच है जो कि आज खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शाम 7 बजे जो मैच होना है, मेरी अपनी नाक़िस राय के मुताबिक तो ये एक 1 साइडेड मैच साबित होगा, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट टीम्स को अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम तो ये है ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि बी टीम है
बाकी तो सारे आईपीएल खेल रहे हैं सर। देखिए बिल्कुल यही मसला है कि एक मैच कराची में आपने बताया शुरू हो गया, एक अभी 7 बजे पिंडी में शुरू होगा, बल्कि आपके बहुत करीब इस्लामाबाद में भी 4 बजे एक मैच शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में। उस पे तो नजरें हैं ही सबकी, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखें, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम अपने 12 मेन प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान आई है। तो बाज लोग तो इसको सी टीम कह रहे हैं, लेकिन कल रात जब पिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं और माइकल ब्रेसवेल जो न्यूजीलैंड के कप्तान है, दोनों इस तासुर की नफी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। और T20 क्रिकेट देखें, इसमें कोई शक नहीं कि टीमों में बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है, कोई एक प्लेयर भी इस फॉर्मेट में मैच को पलट सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से इस सीरीज की अहमियत है कि 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। तो बेसिकली पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो उसी वर्ल्ड कप को सामने रख के हो रही है। 17 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जो क्लेम कर रही है कि इन 17 के 17 प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा रोटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहाब रियाज जो सिलेक्टर भी हैं उन्हें सीनियर मैनेजर बनाया गया है। तो मेरा ख्याल में जो सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी समेत सारे प्लेयर्स को 1-1, 2-2 मैचेस में आराम दिया जाएगा। अब कौन कहां आराम करेगा ये तो टीम मैनेजमेंट ने फैसला करना है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर नए लड़कों को यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता रहे तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। हमें पता चलेगा कि हमारा जो नौजवान है, हमारे वो नौजवान जिन्होंने रिसेंटली PSL में परफॉर्म किया है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर सकते हैं, क्या हम उनको आगे कैरी कर सकते हैं, हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो सकती है, या फिर हमें पुराने और आजमूदा लोगों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, आमिर और इमाद, उन्हीं पर आना चाह रहा था। बिल्कुल यस, आमिर और इमाद की वापसी, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखें अब आमिर जो है नो डाउट बड़ा अच्छा जबरदस्त बॉलर, लेकिन इस वक्त जो न्यूजीलैंड की टीम जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सी टीम भी कह रहे हैं उसको, अगर उनके सामने आमिर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आमिर के लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन क्या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ठीक होगा? देखिए 31 साल की उम्र में अब आमिर ने 4 साल पहले रिटायरमेंट अनाउंस की थी। आज वो 4 साल बाद पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर मैदान में उतरेंगे। तो बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल मुनासिब है कि इस टीम के खिलाफ परफॉर्म करना शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना फिर आगे जो हमारी कैंपेन है वर्ल्ड कप से पहले। हम आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलेंगे। तो वहां मेरे ख्याल में हमें असल टेस्ट का पता चलेगा कि आमिर कितने पानी में है। और जाहिर है हमारे पास फास्ट बॉलिंग में तो ऑलरेडी हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किया हुआ है, हमारे पास जमान खान मौजूद है, हमारे पास अब्बास हाफिजी मौजूद हैं। तो फास्ट बॉलिंग में तो हमारे पास अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों ने मोहम्मद आमिर को इसलिए रिटायरमेंट वापस दिलवाई कि हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए कि अगर तजर्बाकार प्लेयर 31 साल की उम्र में कोई फास्ट बॉलर को हम कम बैक करवा रहे हैं तो हमारे वो नौजवान जो PSL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका क्या बनेगा। इमाद वसीम नो डाउट उन्होंने अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जितवाया, उन्होंने भी रिटायरमेंट वापस लिए। तो उनके लिए भी एक इम्तिहान की बात है कि PSL में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना एक मुश्किल काम है। लेकिन 2-3 चीजें देखें उवैस और शिफा, मैं आपसे शेयर करूं कि एक तो हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था पिछली जो सीरीज थी जब बाबर कप्तान नहीं थे तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन टूट गया। बाबर आजम नंबर 3 पर आ गए, हमने साइम अय्यूब और रिजवान से इनिंग्स ओपन करवाई। तो अब देखना है कि क्या वही ओपनिंग कॉम्बिनेशन चलता है। रिजवान जो पिछली सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, आज जो मुझे लग रहा है, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बाबर और साइम इनिंग्स ओपन करेंगे, 3 नंबर पर उस्मान खान आएंगे तो फिर रिजवान चौथे नंबर पर आते हैं। अगर रिजवान चौथे नंबर पर आएंगे तो मेरा ख्याल में फिर आजम खान की इस टीम में जगह नहीं बनती, फिर विकेट कीपिंग जो है वो मोहम्मद रिजवान करेंगे। तो
दिलचस्प सूरत हाल होगी कि टीम मैनेजमेंट किस खिलाड़ी को कहाँ मौका देती है और क्या वो खिलाड़ी उससे इंसाफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर खिलाड़ी इनिंग्स ओपन करना चाहता है। तो बाबर आजम अगर कप्तानी करते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो इनिंग्स ओपन करेंगे फिर मोहम्मद रिजवान के लिए। अच्छा ये बताइए भट्टी साहब के मैचेस से कबल जो है वो क्रिकेट टीम के जो हमारे इनके जो कोच हैं अजहर महमूद साहब, उनका टीम से मुताल्लिक जो तबसरा आया है वो आपको कैसा लगा? वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक कहा जो भी कहा, या आपको लगता है कि किसी और तरीके से वो बातें कहनी चाहिए थी? हाउ डिड यू फाइंड इट? देखिए, अजहर महमूद का भी एज ए हेड कोच ये पहला असाइनमेंट है। वो पहले पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच थे, लेकिन हमारे जो कोचेज हैं या हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, बाज दफा वो जब कैमरे के सामने या माइक के सामने आते हैं तो जज्बात में बहुत सारी बातें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन एक और जो बहुत सारे दिलचस्प सिनेरियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक और जो दिलचस्प सिनेरियो है कि पीसीबी ने हेड कोच का इश्तहार दिया हुआ है। लास्ट जो मंडे था, पीर के दिन उस इश्तहार की डेट खत्म हो गई, तो अब पीसीबी को नाम जो है वे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और जो पता चल रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन गैरी कर्स्टन है वो पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच होंगे। लेकिन गैरी कर्स्टन इस वक्त आईपीएल में कोचिंग कर रहे हैं गुजरात की टीम की, और आईपीएल का फाइनल जो है वो 24 मई को होगा। इसका मतलब है कि गैरी कर्स्टन डायरेक्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। अब अभी तक हमें ये नहीं पीसीबी बता पा रहा कि क्या जो करंट कोचिंग स्टाफ है वो गैरी कर्स्टन के साथ मुशावरत कर रहा है या वो अपने तय प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर की। मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन को ऑन बोर्ड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जब आप कोच ला रहे हैं तो अचानक वर्ल्ड कप में उसको उतार देना और अचानक वर्ल्ड कप में उतार देना या अभी चले 2 महीने पहले उतार देना, मेरे ख्याल में तो फर्क नहीं है। अब गैरी कर्स्टन ने इंडिया की टीम के ऊपर भी काम किया, खैर साउथ अफ्रीका का तो वो कोच रहा ही, लेकिन इंडिया की टीम के साथ भी उसका एक अच्छा स्टिंट रहा। तो हम अगर इतनी जल्दी लाकर उससे 2 महीने में हमको ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुश्किल है, अनरीजनेबल है। फिर देखिए, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि ओवरनाइट तो दुनिया का कोई भी कोच जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ तो ना पीसीबी के अफसरान की मुद्दत का तयन होता है, वो भी जल्दी जल्दी तब्दील होते हैं, ना कोचेस का पता चलता है कि कौन कितने अरसे के लिए आया। तो मेरा ख्याल जिस कोच को भी हम ला रहे हैं एटलीस्ट 3 साल का जब तक हम उसको रन नहीं देंगे तो हम उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना कि वो अच्छे नताइज दे सकेंगे, ये मुश्किल है। तो गैरी कर्स्टन अगर आ रहे हैं और तय कर लिया है, और जो हमें पता चल रहा है कि 99% तो गैरी कर्स्टन ही उनका नाम ही फाइनल हुआ है, तो अब उनको फिर 3 साल के लिए एक लंबा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो अपने प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। बल्कि ऑन ए लाइटर नोट, सुबह का टाइम है जब 29 रमजान को पाकिस्तान के सिलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि भाई सारे सिलेक्टर्स जो हैं वो लाहौर के हैं तो दूसरे शहरों के सिलेक्टर इसमें नहीं है। तो मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी हैं और सिलेक्टर भी है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, गैरी कर्स्टन भी साउथ अफ्रीकन है, वो भी सिलेक्शन कमेटी का। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। उन्होंने ये बात करके बहुत पहले ही से इंडिया दे दिया था, बिल्कुल ये बयान उनका मशहूर हुआ था। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि शाम 7 बजे क्या होता है और टीवी स्क्रीन के सामने हम बैठेंगे, आप भी बैठे। मैच तो खत्म हो जाएगा ना 7 बजे तक? ये तो कुछ कहा, वैसे तो 4 बजे स्टार्ट ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये पार्लियामान के इजलास हो, कोई भी इजलास हो, वो उसमें खासा डिले होता है, लोग पहुंच रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी कवरेज हो रही है, फिर हम स्विच कर जाएंगे, फिर 6:45 बजे फिर मैं चैनल चेंज कर लूंगा। अच्छा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं।
वेलकम बैक जी। एक मसला ऐसा है जो कि इंसान के मुंह को लॉक कर देता है। बहुत सारे लोगों का तो मुंह वैसे ही लॉक होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों का मसला ये होता है उनके जबड़े लॉक हो जाते हैं, जॉ लॉक जिसको कहते हैं। आप सोकर उठे, आपके जॉज लॉक है, आपसे जो है वो मुंह खोला नहीं जा रहा, या आप जो है तकलीफ है, दर्द हो रही है उसके अंदर। ये मामला क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, वजूहात क्या है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक अकबर, डेंटल सर्जन, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये क्या मामला है, जबड़ों का लॉक हो जाना, जॉज का जैम हो जाना? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जॉइंट्स होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हमारा एक जॉइंट है, उसको TMG कहते हैं, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। मतलब ये हमारा मैंडिबल है और हमारा TMG, इनको कनेक्ट करते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। इसमें यह है कि हमारे खाने में, हमारे स्माइल में, हमारे मेस्टिकेशन में, हमारे जितने भी फंक्शन है, हमारे एस्थेटिक्स वगैरह में ये जॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मुख्तलिफ रीज़न की वजह से ये लॉक हो जाते हैं, या तो टेम्परी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, या कभी कभार इस तरह होता है कि परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट भी हो जाते हैं। तो उसकी क्या रीजन होती है? उसकी जो सबसे पहले रीज़न यही है कि या तो हमारा कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं वगैरह। इस ट्रॉमा की वजह से जो हमारी जॉइंट्स है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। इस वजह से जब अपनी जगह पे नहीं आते तो वहां पर ये लॉक हो जाते हैं। ये तो एक फिजिकल कोई ऐसी चीज हुई है उसके साथ। जी। इसके अलावा जो मेन हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट आते हैं वो कुछ इस तरह के जो हैबिट्स होते हैं ना, पैराफंक्शनल हैबिट जिसको कहते हैं। कुछ लोग मतलब ये है कि रात को जो अपने दांत थे वो ग्राइंड करते हैं, ब्रोक्सिज्म उसको कहते हैं। कुछ लोग नाखून काटते हैं, कुछ लोग पेंसिल काटते हैं। ये स्ट्रेस के बर्फ खाने से भी आवाज आने लग जाती है। जी बिल्कुल, ये स्ट्रेस रिलेटेड, ये स्ट्रेस रिलेटेड है। इसके अलावा और चीज ये है कि हमारे जो खाने का तरीका है, फॉर एग्जांपल हमारे जो माउथ है, एक लिमिटेड हद तक हम उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम बर्गर लेते तो हमने इतना बड़ा करके, तो जाहिर सी बात है पूरा बर्गर आपने कहने कि मैंने खाने है, तो वो जो आपकी जो जॉइंट है वो तो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगी। इसके अलावा किसी तो ये हमें कैसे पता? मतलब मिसाल के तौर पे लोग बर्गर या सेब देखते हैं, जज्बाती होके इतना बड़ा उसका बाइट लेते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं, तो ये हम कैसे अपने आप को या लोगों को बताएं कि थोड़ा सा मुंह खोलना चाहिए, इतना भी ना खोलो? असल में ये है कि जिस तरह नॉर्मल हम बात करते हैं, नॉर्मल खाने के लिए हम मुंह खोलते हैं तो हमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं होता। लेकिन जब हम बर्गर या कोई ऐसी चीज होते हैं तो उस टाइम हमें पता होता है कि दर्द होता है, लेकिन हमने बर्गर खाना ही होता है ना। तो जब आपको रेजिस्टेंस हो जाए, समझ जाए कि उस टाइम पे जो हमारी जॉइंट है वो अपने लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये है कि जो TMG जिसको हम लॉक जॉ कहते हैं, ये मसला हो सकता है। तो परमानेंट जॉ लॉक क्या होता है? परमानेंट जॉक ये होता है कि इसमें ये होता है कि वो बिल्कुल यहाँ पर जो डिस्क है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। अच्छा। फिर वो ट्रीटमेंट के बगैर। ये दूसरी तो ये है कि कभी कभार हम सुबह उठ के हम जमाया लेते तो एक साउंड आ जाते है, उसके बाद फिर इसके बाद दर्द होते, लेकिन कुछ टाइम बाद जब दोबारा लेके वो ठीक हो जाते हैं। परमानेंट ये होता है कि वो फिर आपको ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको डेंटिस्ट के पास, सर्जन के पास जाके उसके अपने तरीके के वो जो जॉइंट है वो अपनी जगह पे लेके, और कभी कभार इतना सिवियर हो जाते कि फिर सर्जरी की भी तरफ जाए, लेकिन वो बहुत कम होते सिवियर ऑप्शन में। तो अब हम दोनों के इलाज की तरफ आते हैं कि जैसे ये जो टेम्पररी जॉ लॉक होता है, इसका इलाज क्या होता है? पहले तो ये है कि दो किस्म की ट्रीटमेंट है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और एक एग्रेसिव है। हमारी कोशिश होगी कि हम डायरेक्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लेकिन एक जो मसला हमारे लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्टली जो है ना वो बस एंड वाले ट्रीटमेंट पे जाए। हमें तो जल्दी है ना, जल्दी होते हैं ना। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो जो हमारी हैबिट्स है, फिर अफेक्शनल हैबिट्स वो हम कम करें, मतलब जिस तरह ब्रोक्सिज्म को कम करे, या जो नाखून काटते हैं, पेंसिल काटते हैं, या जो इस तरह हम बर्गर वगैरह की मुंह को बिल्कुल एक बड़े हद तक उसको कम करें। इसके अलावा जो ज्यादातर उसका सही है कि स्लीप के साथ उसका बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते, ज्यादातर आजकल फोन इस्तेमाल कर करके उस टाइम स्ट्रेस जहन में वो चीज चलते, हम सो जाते तो वहां पर फिर हमारा ब्रोक्सिज्म हो जाता है, मेंटली तो वहां पर ये है कि जो हमारा जो है ना वो जो हमारी मसल्स है वो वहां पर टेंडर हो जाती है। इसके अलावा और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से तो हम मसाज करें, जैतून के तेल से हम मसाज करें, सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करें, और इसके अलावा अपनी जो है ना अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो हम जो स्प्लिंट जिसको कहते हैं, नाइट गार्ड जिसको कहते हैं, जिस तरह हमने कहा कि वो बना। नाइट गार्ड इस तरह होते, एक प्लास्टिक एक बैरियर होते हैं, वो हम रात को पहनते, उसको नाइट गार्ड कहते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम जो दांतों को एक दूसरे के दरमियान घसीटते, उसके दरमियान एक शॉक एब्जॉर्बर की तरफ आते हैं, दरमियान में एक बैरियर होते, जब दोनों दांत मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ आपस में, क्योंकि दरमियान रगड़ती नहीं है, तो जब ये नहीं होता तो फिर आपकी जो मसल्स है वो अपनी जगह पे रिलैक्स हो, जब मसल रिलैक्स हो गए तो आपका जो TMG वो नहीं होगा। ये हमारे पास कंजर्वेटिव हो गई। फिर हमारे पास एग्रेसिव में ये होता है कि इसमें अगर बहुत सीवियर जाएंगे तो फिर इसमें हम PRP
जो इंजेक्शंस होते हैं वहां पर हम इंसर्ट करते हैं, और जहां पर जॉइंट्स होते हैं, जहां पर मसल्स टेंडर हो जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा जो इन्फेक्शन है कोई वजह करते। पीआरपी के बाद नहीं होते तो हम इसमें लिवाज मसाज होते, यहाँ पे कट लगाते, केनोला पास करते, और वहां पर इसको हम थोड़ा सा ड्रेन वगैरह करके फिर स्टिचेस लगाते। लेकिन ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कंजर्वेटिव से हमारा काम हो जाए तो हम एग्रेसिव की तरफ नहीं जाते। लेकिन ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। क्यूरेबल, बिल्कुल क्यूरेबल। और किस एज में हमारे जो फेशियल मसल्स हैं या जो जॉज के मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो ज्यादा वीक होने लग जाते हैं, जिसके बाद ये सिचुएशन ज्यादा अराइज होती हैं लोगों में? वैसे ज्यादातर जो है ना आजकल ये यंग्स उसमें ज्यादा आ जाता है। यंग पेशेंट में इसलिए आ जाते हैं कि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है या जो आपके पैराफंक्शनल हैबिट्स है या आपकी जो ब्रॉक्सिज्म है या आपकी कुछ हैबिट्स है वो इसी एज में, क्योंकि इस टाइम ये हमारे जो मसल्स होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो उसको हम ओवर यूज़ कर लेते हैं ना, इस एज में होते हैं। और एंड एज पे ये होता है कि हम जब ओल्ड एज में तो ये होता है कि बिल्कुल मसल्स वीक होते हैं, बंदा कहता है खाना खाए तो बड़ी बात है। तो ये चीज़ है कि आजकल जो नॉर्मल 90% हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका ज़्यादातर ये होता है कि मोबाइल यूज़ स्पेशली, और रात को सोते उस वो स्ट्रेस वगैरह के साथ ये है। अगर वो चीज कम करे तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 80 to 90%। जवानों को चाहिए अपने जज्बात कंट्रोल में रखें भाई, बुनियादी चीज ये है। अपने आप को इतना जज्बाती ना हो जाओ कि बस हर चीज को जो है वो स्ट्रेस और जज्बात से कंट्रोल करना, ये फिर मसले तुम्हारी जिंदगी में आते रहेंगे। सही, तो ये इसका जो है वो इलाज है और ये मुकम्मल तौर पर क्यूरेबल है। जी जी। अच्छा, और जो टेम्परेरी होती है उसमें भी पेन वगैरह होता है? जी जी, उसमें पेन होते हैं तो इसमें हम पेन किलर देते हैं। नॉर्मली हम पेन किलर देते हैं और मसल रिलैक्सेंट देते हैं ना, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग फिर उस चीज की आदी हो जाती है, मतलब वो कहते हैं कि चलो मैंने मेडिसिन खा लिया, ये होगा और मैं अपनी हरकत भी नहीं छोड़ूंगा और मेडिसिन खाऊंगा, तो ये भी गलत है। टेम्परेरी वाला कितने दिनों में ये पेन किलर और इससे ठीक हो जाता है? ये तकरीबन 1 to 2 वीक्स में अगर हम थोड़ा सा डाइट ले एहतियात करें तो फिर ये है कि वापस रिकरेंट हो सकता है। तो ये अगर आप उन लोगों को जो कि जॉ लॉक जिनका हल्का फुल्का हो जाता है या जिनको इससे बचना है, उनके लिए टिप्स क्या होंगी कि वो क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स? पहली तो ये कि अगर वो देख रहे कि कोई ऐसा हैबिट है, जिस तरह मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पैराफंक्शनल हैबिट्स, जिस तरह वो खुद देख ले कि मैं रात को मतलब दांत घसीटता हूँ या टेंशन में हो के जो है ना नाखून काटता हूँ या कोई पेंसिल वगैरह या कोई मुझे स्ट्रेस है, इस वजह से जब बंदा गुस्से में होता है ना तो दांत अगर ये चीज़ है तो इस लोग को ज्यादातर है। अगर इन चीज़ों को कम करे तो ये है कि लॉक जा वाला मसला, और किसी को अगर ट्रॉमा वगैरह है तो वो डेंटिस्ट के पास दिखा के इसके बाद हम देख लेंगे कि कौन सा स्टेज है। अगर इनिशियल स्टेज में हम करेंगे तो इंशाल्लाह एग्रेसिव मेथड से या कुछ तरीके से हो सकता है। अगर कुछ ऐसे अलामात जहाँ पर पेन हो, आपको मतलब मुंह नहीं खोल सकता, थोड़ा से अजीब से फील हो रहे और टेंडेंस होते और क्लिकिंग साउंड, अगर ये अलामात है तो इसका मतलब है कि आपकी जो टीएमजी में प्रॉब्लम है। अगर इनिशियल इसको हम ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये है कि एग्रेसिव तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर तारिक अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जॉ लॉक बिल्कुल इससे बचने के तरीके बता दिए हमने आपको। अब भी अगर आप ना बचें तो फिर भाई ये आपका मसला है, मैं फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।